बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। और आपकी जो वर्चुअल प्रेजेंस है उसे हम मिल रहे हैं, उसके साथ आप सबको अभिवादन। आज की जो हमारी क्लास है वो है अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे हैं, एक बार पहले पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे और प्रिज्म में इसके पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने डेविएशन एंगल पढ़ा था, विचलन कोण, और वो जो आपका निकल करके आया था वो आया था डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कैपिटल T। और दूसरा जो आया था वो आया था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ जो हमारा डेल्टा है ये आपका डेविएशन एंगल है, और इस पर भी बात हो चुकी थी क्योंकि डेविएशन एंगल इस फार्मूले से पता लगता है कि ये आपतन कोण और निर्गमन कोण पर निर्भर करता है। ये आपतन कोण हो गया, ये निर्गमन कोण हो गया। इसको हम बदलेंगे तो ये बदल जाएगा। थोड़ी देर के लिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का प्रयोग कर ले तो फिर ये आपतन कोण हो जाएगा, ये निर्गमन कोण हो जाएगा, माने ये आपस में बदल सकता है। अब डेल्टा I1 I2 पर डिपेंड करेगा, A पर क्यों नहीं डिपेंड करेगा, तो इस पर भी बात हमने रखी थी कि चूंकि प्रिज्म बनता है तो प्रिज्म का जो कोण होगा कांच का बनेगा सामान्यतया, तो फिर फिक्स रहेगा, बदल नहीं पाएगा। अब अगली बात आती है कि लीस्ट डेविएशन एंगल क्या हो। तो हमने कहा स्टडी करनी हो तो डेल्टा और I1 I2 पर हम फिर स्टडी करें। तो हमने कहा कि I2 का मान तो I1 पर डिपेंड करेगा, तो कुल मिलाकर के हम I2 का भी चक्कर छोड़ देंगे। हम सिर्फ ये लेंगे कि हम I लेंगे, I1 यानी आपतन कोण और डेल्टा, इस पर हम लोग एक वक्र खींचेंगे। वक्र में हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हमने एक एक्स एक्स वाई अक्ष बना लिया, ये एक्स अक्ष बनाया, इस पर हमने ले लिया आपतन कोण। मैं लिख देता हूं आपतन कोण। वैसे आप ये जान लें कि यहाँ पर I1 I2 दोनों रहेगा, फिर भी मैंने I लिख दिया केवल। और इसको थोड़ा सा हेडिंग ठीक कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा डेल्टा। अब आप सब जानते हो कि कर्व खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा। कर्व खींचने के लिए फिर आपको करना पड़ेगा, प्रिज्म लेनी पड़ेगी, डिफरेंट आई लेना पड़ेगा, यहाँ पिन लगाएंगे आप, फिर क्या करेंगे कि इसको मेजर करेंगे और फिर आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा कितना आ रहा है। तो आपको कई पेपर लेने पड़ेंगे तब ऐसा आएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग कर्व खींच करके कैसे खींचा जाता है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल बोर्ड लेने पड़ेंगे, कई पेपर लेने पड़ेंगे, प्रिज्म लेने पड़ेंगे, कम से कम आप 6-7 रीडिंग लेंगे, तब जाकर के डेल्टा और I में आपका रिलेशनशिप निकलेगा। तो इसको ये पाया गया कि यदि I1 का जो मान है यानी आपतन कोण का मान यदि 30 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब लेस देन 30 डिग्री पर फिर ये अच्छा ग्राफ नहीं मिलता, तो ग्रेटर देन 30 डिग्री लेंगे तो एक कर्व हमको मिलता है ऐसे। अब जो ये कर्व मिला इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमने एक पॉइंट यहां लिया जब ये आपका डेल्टा था, और एक इसके बाद आप जरा देखेंगे कि जो डेल्टा वाली अक्ष है यानी विचलन कोण की जो एक्सिस है उस पर इससे कम पर ग्राफ नहीं है, फिर लौट गया है। इसलिए ये जो लीस्ट हो रहा है इसको हम डेल्टा एम कहेंगे। और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले I का जो मान है उसको ग्राफ इसके बाद हमने इधर नहीं लिया, यानी I का मान क्या होगा, देखो ग्राफ इधर आता है, यदि ऐसे शुरू होता तो इसका मतलब I 0 होता, कहां से भी ग्राफ शुरू हो सकता है। लेकिन ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कुछ मामला यहां पर है, तो ग्रेटर देन 30 डिग्री लेंगे हम, और 30 डिग्री से ज्यादा लेने पर हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमने I1 इतना ले लिया था, तो इस I के लिए ये डेल्टा मिला था, और यहाँ पर निर्गमन कोण मतलब इस वक्र को ये दो जगह काट रही थी। डेल्टा इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा है वो वक्र को दो स्थान पर काट रहा है, या इस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग वक्र दो स्थान पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब एक ये आपतन कोण हो जाएगा, दूसरा निर्गमन कोण हो जाएगा।
लेकिन इस डेल्टा के लिए जो न्यूनतम डेल्टा है, इसके लिए आपने देखा कि केवल एक आई है, यानी जो आपतन कोण यहां पर होगा वही निर्गमन कोण हो जाएगा। तो चूंकि हमको डेल्टा एम पढ़ना है, इसलिए अब हम यहां क्या कर देंगे, डेल्टा एम कर देंगे और यहां आई कर देंगे और यहां भी आई कर देंगे। जैसे आई करेंगे वैसे ये दोनों भी आर हो जाएगा। अब आप अपना फिगर जरा देखेंगे, अभी तक यहाँ I1 था, यहाँ I2 था, यहाँ R1 था, यहाँ R2 था, परंतु आप देख रहे हैं कि जब डेल्टा एम आया तो ये भी आई, ये भी आई, यानी एक ही वैल्यू मिल रही है केवल। और दूसरा क्या हुआ कि जब ये आई दोनों हो जाएगा तो ये डेफिनेटली आर हो जाएंगे, R1 R2 नहीं रहेंगे। अब बात निकल करके आती है कि अल्पतम विचलन कोण किसे कहें, इसको लिखना है इम्तिहान में, तो कैसे लिखेंगे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण, हमारी हेडिंग पड़ जाएगी, और उसके बाद हम लिखेंगे कि अल्पतम विचलन कोण के अध्ययन के लिए डेल्टा बराबर I1 धन I2 माइनस ए। हम डेल्टा और आपतन कोण में वक्र खींचेंगे, वक्र आप नीचे दिखा देंगे ऐसे। फिर आप देखेंगे कि अब क्या हो रहा है कि वो कोण या वो विचलन कोण जिसके लिए आपतन कोण और निर्गमन कोण दोनों एक ही मान, यानी किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश किरण के आपतन की स्थिति में जब आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के मान के बराबर हो जाता है, उस स्थिति में जो विचलन प्राप्त होता है उसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और चूंकि ये मिनिमम हो जाएगा इसलिए डेल्टा एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा एम। डेल्टा एम। वैसे तो यहाँ एल लिखा था लीस्ट डेविएशन एंगल, लेकिन लीस्ट का मिनिमम भी होता है, तो अल्पतम में फिर ये डेल्टा एम हो जाएगा। अब ये बात और फिर निकल करके आती है कि बाय द वे ये जैसे एक ट्राइएंगल है, और ट्राइएंगल में यदि ये एंगल जो सामने वाला है, एक बार चित्र को थोड़ा सा देखो, हम बड़ा करके ऐसे बनाते हैं, यदि ये कोण ये और यहां वाला जहां पर डेल्टा यहाँ ये वाला कोण, ये दोनों देखो आपस में बराबर हो जाएगा। इसमें पूछा कैसे बराबर हो जाएंगे, तो हमने कहा देखो ये आई है और फिर इधर वाला आर हो गया, तो ये भी आर हो गया। अब ये पूरा इधर वाले ऐसे और ये ऐसे जरा देखेंगे, मतलब जो ये परपेंडिकुलर था इसके नाते ये पूरा 90 डिग्री यहाँ था और ये भी पूरा 90 डिग्री था। अब उस 90 में ये आर घट गया, इधर वाले 90 में ये आर घट गया, तो जो ये बीच वाला कोण जिस पर हमने एरो बना के रखी इधर और ऐसे इधर, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और इन दोनों कोणों के आपस में बराबर होने का मतलब ये हुआ कि जो ये वाली लाइन है यानी जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के बेस के समांतर होगी। तो अब लीस्ट डेविएशन एंगल की दूसरी शर्त क्या निकल करके आई कि अल्पतम विचलन कोण या किसी प्रिज्म पर एक बड़ी प्रकाश किरण आपतित करने के लिए वह आपतन कोण जिसके लिए आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के मान के बराबर होता है। और दूसरी शर्त आई, पहली शर्त तो आपने लिखा कि आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के मान के बराबर, I1 बराबर I2 बराबर I, और दूसरी शर्त आती है कि आपका बेस के पैरेलल हो जाएगी अपोजिट के, आधार के समांतर, आधार के समांतर अपवर्तित किरण। ये दो शर्तें आई अपवर्तित, यानी किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश किरण आपतित करने से प्रिज्म से प्राप्त हुआ विचलन कोण जिसके लिए आपतन कोण का मान निर्गमन कोण के मान के बराबर हो जाता है, तथा जिस विचलन कोण के लिए अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर रह जाती है उसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसको हम डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं, तो डेल्टा एम के लिए ग्राफ बन गया। अब अगली बात निकल करके आती है कि फिर डेल्टा एम हमने निकाल लिया, तो ये फार्मूला अब किस स्वरूप में आएगा, ये दोनों। तो इसके लिए आप देख लेंगे डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I1 I2 माइनस ए, तो ये भी आई, फिर आई, फिर ए। अब जरा इसको हल करेंगे तो 2i बराबर डेल्टा एम प्लस ए। तो हल करेंगे तो i बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, डेल्टा एम प्लस 1/2। और यहां क्या हो जाएगा, R1 R2 दोनों R के बराबर, तो ये भी R ये भी R, तो 2R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A, तो R बराबर क्या निकल करके आएगा A/2। ये दोनों चीजें निकल करके ये। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि चलो ठीक है डेल्टा एम हमने निकाल लिया, लेकिन ये आई आर की क्या जरूरत है, यहां पर आई आर की यहां पर क्या जरूरत है, इसको हमने क्यों निकाला,
हमको तो डेल्टा एम निकालना था, वो पढ़ चुके थे हम। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आता है। देखो आई और आर का रिलेशनशिप किससे है? स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम का संबंध किससे है? अपवर्तनांक से। तो प्रिज्म में भी तो अपवर्तन हो रहा है भैया। तो जब प्रिज्म में भी अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन की घटना में आई और आर मिल गया, तो स्नेल का नियम लगाना चाहिए हमको। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि हमको पता है कि प्रिज्म का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हम प्रिज्म के अपवर्तनांक और विचलन कोण में, क्योंकि आई आर किस पर डिपेंड कर रहे हैं? डेल्टा एम देखो यहां पर है। तो अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक में एक संबंध हम निकाल सकते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो ये जो अगली टॉपिक हमारी आई वो क्या आई कि प्रिज्म के अपवर्तनांक और विचलन कोण में संबंध। तो क्या हुआ? हमने लिखा स्नेल के नियम से n बराबर क्या हो जाएगा सर? साइन आई अपॉन साइन आर। n बराबर क्या लेते हैं? साइन आई की जगह पर क्या है? डेल्टा एम प्लस के अपॉन 2, डेल्टा एम प्लस के अपॉन 2 अपॉन साइन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आता है। अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में संबंध। अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में एक संबंध आता है। अब हम लोग इतने दिन से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइन और टेन जब जब आता है तो हमारे ध्यान में एक बात निकल करके आती है कि भाई यदि ये छोटा होता कोण तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। लेकिन ये छोटा कैसे होगा? तो हमने कहा प्रिज्म आपका इतना बड़ा है, ऐसे देखो प्रिज्म के बीच का कोण है। अब जरा कोई प्रिज्म ऐसे होती तो क्या होता? तो ये जो बीच का एंगल होगा वो कम हो जाएगा। तो हमने कहा कोई प्रिज्म बहुत पतला, तो बात निकल करके आती है कि ऐसे क्यों इमेजिन कर रहे हो, इतना पतला प्रिज्म कहां होता है? तो हमने कहा कभी लेंस देखा है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का बिल्कुल कार्नर लीजिए, बिल्कुल कोना, जहां चारों तरफ का वो बिल्कुल कोना होता है। तो वहां से फिर वो ऐसे करके चल के आता है, तो उस जगह पर लगता है कि शायद दोनों सतहों के मध्य बहुत कम एंगल है। अब ये उसको कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे काट दिया जाए। इसको मैं थोड़ा बना करके ऐसे दिखाऊं, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये लीजिए। अब बच्चों यदि इसको हम थोड़ा काट दें, ऐसे काट दें, कट कर दें, तो जो ये एंगल है ये लग रहा है कि बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कॉन्वेक्स लेंस में, या कभी वाटर का भी, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वहां पर जो बिल्कुल गिरने वाली होती है, तो जब बूंद टूट रही होती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि शायद वो अपने ग्रेविटी के नाते नीचे भारी हो रही है, तो वहां पर वो एंगल बहुत छोटा बनता है। तो वो सिचुएशन भी प्रिज्म के रूप में भी काम कर सकती है, क्योंकि वहां पर दो पृष्ठ हैं, दोनों अपवर्तक हैं और उनके बीच में कोण भी है। तो ऐसे पतले प्रिज्म की स्थिति के लिए हम निकालें, पढ़ें, तो देखते हैं क्या निकल करके आता है। तो लिखते हैं यहां पर पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा? ए इज लेस देन आर इक्वल टू 5 डिग्री। पतला प्रिज्म क्या होगा? जब प्रिज्म कोण 5 डिग्री से भी कम। आप सोचें कितना कम होगा, घर पे जाकर के देखिएगा, 2 पुस्तक लीजिए या कोई पुस्तक लीजिए, उसको खोलिए और 5 डिग्री का एंगल देखो कितना छोटा बनता है। या 5 डिग्री का एंगल बनाइए आप लाइन से, तो देखेंगे बहुत छोटा सा बनता है। उतना पतला प्रिज्म। ये कुछ पुस्तकें हैं इसको लेस देन 10 डिग्री भी लिख रही हैं, ये जरा ध्यान देंगे। कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो लेस देन 10 डिग्री लिखती है, लेकिन मुझे लग रहा है ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल आपको पूछे जा रहे हैं उसमें ये थिन प्रिज्म लिया जा रहा है, तो उनके लिए जो सूत्र का प्रयोग हम कर रहे हैं वो जितने न्यूमेरिकल वहां पर लगाए गए वो सब 5 डिग्री से कम पर ही वैल्यू दिए गए। तो ऐसी सिचुएशन है ए इज लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा कि साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। ये हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2।
और साइन दूसरा a/2, ये क्या हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। ऐसे भी समझे भैया कि a/2 है ना, ये जिसको 3 डिग्री ले लें तो a/2 1.5 डिग्री हो जाएगा। और ये साइन 0 का मान क्या होता है, 0, यानी साइन जब बहुत छोटा था तो उसका मान बिल्कुल उसी के बराबर हो गया था, साइन 0 तो 0। ऐसे जब बहुत वैल्यू कम रहेगी तो उसका मान नियरली उसी के बराबर आ जाता है, इसलिए हम इसको ऐसा ले रहे हैं। तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, तो अब इसमें पुट करता है, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू डेल्टा m अपान डेल्टा m प्लस a अपान 2, और फिर क्या हो जाएगा अपान a अपान 2, यहाँ n निकल। अब देखेंगे सर, तो n टाइम्स a अपान 2 ये इधर चला आएगा, बराबर डेल्टा m अपान 2 प्लस a अपान 2 तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा m जो आपको मिला वो क्या मिलेगा, देखो 2 कैंसिल हो गया, a इधर लाएंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा na माइनस a। तो डेल्टा m इज इक्वल टू जो सूत्र आपको निकल करके आता है वो आता है n माइनस 1 इंटू, ये किसी पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म के अपवर्तनांक और प्रिज्म के कोण, इसमें तीनों वैल्यू आ रही है। किसी पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और अल्पतम विचलन कोण में संबंध। और इसके पहले वाला जो सूत्र था वो किसी प्रिज्म के लिए इन जनरल, मतलब जो पतला नहीं है उस प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के मध्य संबंध आया। तो ये इतनी चीजें जो अल्पतम विचलन कोण से संबंधित थी ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करी। इसके लिए आप कभी यदि अल्पतम विचलन कोण के लिए मान लीजिए रे डायग्राम बनाने पूछता है आपको, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जो इसमें है ये नहीं करनी है, सीधे आपको यहाँ डेल्टा एम लिखना है, सिर्फ डेल्टा एम लिखना है, बाकी ये सब चीजें मिटा देनी है। ये नीचे वाली इन सब चीजों की जरूरत नहीं है जब तक कि आपसे सूत्र नहीं पूछा जाता। यदि ये फार्मूला डेराइव करने के लिए कहा जाएगा तो ये पूरा चित्र बने। चित्र का क्या कह सकते हैं इसको, किरण आरेख कहा करिए, क्योंकि हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, कि बाय द वे यदि ये प्रिज्म है ऐसे और जो अपवर्तनांक यहाँ है, जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए यहाँ है n है, भीतर भी n है और बाहर भी n है, और ये ऐसे स्ट्रक्चर है। एक बार फिर सुन लें, यहाँ भी जो अपवर्तनांक यहाँ है वही अपवर्तनांक इधर है, वही अपवर्तनांक बीच का है, भले ही ये प्रिज्म के शेप में कोई वस्तु रखी है जो ट्रांसपेरेंट है, यानी प्रिज्म की तरह ही है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इस पर लाइट डालेंगे तो क्या होगा, तो हमने कहा फिर इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। यदि इस पर लाइट डालेंगे तो कोई भी विचलन नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है अपवर्तन पढ़ाने के लिए कि विचलन तभी होगा जब अपवर्तनांक डिफरेंट होंगे, यानी माध्यम अलग अलग होंगे, यानी प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो सकती है, तभी विचलन होगा, नहीं तो विचलन नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे कोई प्रकाश किरण पड़े तो आप सब जानते हैं यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कोई लाइट रे आती है तो क्या करेगी, यदि कांच ही है तो अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगा। फिर क्या करेगी, अब यहां से फिर बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये एंगल और ये मतलब जो ये लाइट रे है ये और जो निर्गत किरण है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, और इस सिचुएशन में भी ये प्रिज्म की तरह काम नहीं कर रहा है, ये ट्रांसपेरेंट शीट होगी। मैंने इसके पहले भी चीजों में फिर बताया था, फिर बता देता हूं कि प्रिज्म के लिए अपवर्तक पृष्ठों का किसी कोण पर झुका हुआ आवश्यक है, परंतु किसी कोण पर झुका हुआ आवश्यक है, ये किसी कोण पर झुके नहीं थे, इसलिए प्रिज्म की आकृति त्रिकोणीय होनी कोई जरूरी नहीं, वो दूसरे भी शेप में हो सकती है। तो ये अल्पतम विचलन कोण से संबंधित चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, आज की क्लास में ही फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए। थैंक यू।